आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी स्टोरी मईशत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको बताएगी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी स्टोरी इमरान खान की रिहाई या उनकी मुसलसल कैद की है। हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्टोरी दहशत गर्दी की है। अदाद शुमार आपके सामने रख देते हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान किस तरीके से दहशत गर्दी की ख़तरनाक और गला दबा देने वाली स्मॉग की जद में है। 2024 जो ख़त्म नहीं हुआ, सितंबर अक्टूबर तक के अदाद शुमार अगर आप उठा के देखें तो पाकिस्तान में 93 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसके अंदर 154 अमवात हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल 429 अहलकार शहरी शहीद हुए हैं, जबकि 799 ज़ख्मी हुए हैं। अगर आप 2023 यानी पिछले साल को देखें तो 17% इजाफा है दहशत गर्दी के अंदर 2022 के अदाद शुमार से अगर आप मुवाजना करें। 2023 में 693 अमवात हुई हैं, 2022 के अंदर 376 दहशत गर्द हमलों में 973 अमवात हुई। सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई और इस ट्रेंड का आगाज़ 2021 में हुआ, जब दहशत गर्दी के 294 वाक़यात में 376 अमवात हुई और 606 अफराद ज़ख्मी हुए। हज़ारों की तादाद में लोग लुक़मा अजल बन गए, सैकड़ों की तादाद में हमारे जवान शहीद हुए और रोज़ाना आपको ये ख़बरें मिलती हैं। लेकिन सियासत है कि वो अपना रुख बदल नहीं रही। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगान से और PTI के नुमाइंदगान से कि क्या उनको पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ी स्टोरी नज़र नहीं आती, अगर आती है तो इसके बारे में वो क्या कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे भारत के नखरों पर। चैंपियंस ट्रॉफ़ी के अंदर पाकिस्तान में वो आना नहीं चाहते, लेकिन क्रिकेट के मामे बने हुए हैं। हम अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। फैज़ान लखानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सवेरा पाशा जो समा के ऊपर प्रोग्राम करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कि भारत माइनस हो गया तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। अवामी नेशनल पार्टी के साथ सफ़र करने वाले, तवील सफ़र करने वाले, 40 साल से ज़्यादा उनकी एसोसिएशन है। जाहिद खान हमारे प्रोग्राम में बहुत आते हैं। नून लीग उन्होंने ज्वाइन कर ली, हम उनसे भी बात करेंगे कि नून लीग क्यों ज्वाइन की, कोई और पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की और ANP के अंदर क्या उनके मामला थे। तो दिलचस्प होगा ये मुद्दा। आइए सरदार लतीफ़ खोसा, डॉक्टर फजल चौधरी से बात का आगाज़ करते हैं। सरदार साहब, ये फरमाइएगा, मैंने कुछ अदाद शुमार दहशत गर्दी के हवाले से देखे। पाकिस्तान के अंदर हमारे मुताबिक सबसे बड़ी खबर जो है वो दहशत गर्दी का फैलता हुआ अमफरेयत है, तूफ़ान है। इस पस मंज़र में हर वक्त का एहतजाज जो है, हम समझते हैं एहतजाज आपका हक है और आपने बेशतर प्रोग्राम्स के अंदर ये बात दोहराई भी है और मुझे मेरे कहने से आपका हक नहीं बनता, वो आईनी हक है। लेकिन कभी कुछ तसल्ली के साथ बैठ के दहशत गर्दी के मामले पर भी बात कर लें, इसमें क्या हर्ज है? मतलब हर चीज़ जो है इमरान खान की रिहाई के साथ क्यों जुड़ी हुई है? नहीं तलत, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, मगर बात तो ये है कि किन से बात की जाए। देखें, हुकूमत वो है जिसके पास अख्तियार कोई नहीं है, जो सिर्फ सैर सपाटे के लिए कोई जनेवा चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई लंदन चली जाती है और कोई अब सऊदी अरब चला गया है। तो ये बात किससे की जाए? सवाल तो ये है कि इनको तो सिर्फ सैर सपाटे की इजाजत है। बात आपस में की जाए, देखें बात तो आपस में की जाए, काम है। मैं कहता बात आपस में की जाए। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। आप मसलन मैंने ये नोट किया है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो हर किस्म के फंक्शन में जाते हैं, लेकिन कभी मैंने उनको शोहदा के जनाजों में शिरकत करते हुए नहीं देखा। एक सिंबलिज्म है ना, उनके सूबे के अंदर बदतरीन दहशत गर्दी है सारे पाकिस्तान में, लेकिन वहां पर दहशत गर्दी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या माइंडसेट होगा कि आप मेले ठेलों में तो जाने से गुरेज नहीं करते, लेकिन आप दहशत गर्दों के हाथों जो शहीद हुए हैं उनके जनाजों में शिरकत नहीं करते। व्हाई इज दैट? देखें तलत, कोई मेजर या कोई हवलदार या कोई जो है सिपाही हमारा शहीद हो जाए तो बिल्कुल वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है। हमें उसका इतना ही तकलीफ़ है, यकीन करें, जितना अपने खानबादे में किसी की जो है सानेहा होने पर होता है। आप ये तो फरमाइएगा ना कि आपकी हुकूमत वहाँ पर मौजूद है और आपका अपना बयान है कि आप बहुत मकबूल हैं वहाँ पर और आप बाज़ औक़ात तो 96, 98, आपकी मेहरबानी है कि 99 तक नहीं जाते, लेकिन 98 पे आके आप रुक जाते हैं कि 98% लोग आपके साथ हैं। तो मैं मानना ये चाहूँगा कि एक पब्लिक रिएक्शन भी होता है, अपनी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए अपना मैंडेट भी इस्तेमाल करते हैं, वो हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आता। इसकी क्या वजह?
ना ही पार्टी की मरकजी लीडरशिप में कोई बहस नजर आती। देखो तलत, पहले तो मैं तुम्हें बड़े यानी आराम से चैलेंज करता हूं कि दुनिया के न्यूट्रल तरीन अंपायर्स को लाकर इलेक्शन कमीशन बनाकर इलेक्शन करवा दो, अगर 90% लोग जो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट ना देना, तो आप जो मर्जी मुझे सियासत जो मर्जी सजा दें। देखें, जब आप एक मकबूल तरीन जमात जिसने 180 सीटें 8 फरवरी इसके बावजूद कि आपने बल्ले का निशान छीन लिया और तमाम तर दुनिया की फिस्ताइत जो है इस्तेमाल की गई, उसके बावजूद अगर वो इतनी 180 सीटें जीतता है और वो अडयाला जेल में हो और 17 सीटों वाला जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान हो, तो इस फ्रॉड की बुनियाद पर मुझे बताएं, खुद फजल कादिर चौधरी साहब को, डॉक्टर साहब को, इनको कहीं सीने पे हाथ रख के बताएं कि ये इलेक्शन जीते हैं। तीनों इलेक्शन आप इस्लामाबाद की सीटें हारी हुई है, लेकिन फिर भी चले बैठे हुए हैं। जहां से आप इंतखाबात आप फरमा रहे हैं इंतखाबात जीते हैं, चले 90% आपने कर दिया, तो आप ये फरमाइएगा कि वहां पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है। आपका तो वहां पर कोने कोने के अंदर आपका नेटवर्क काम करना चाहिए, आपको तो सेमिनार्स करवाने चाहिए, आपको लीड करना चाहिए, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी देनी चाहिए। वाकईतन क्या आप समझते हैं कि आपका चीफ मिनिस्टर इस वक्त और आपकी जमात, सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं, आपकी जमात फोकस्ड है दहशतगर्दी के मामले पर या नहीं? देखें, हमारे तो खून के आंसू रोता है हमारा दिल जब वो शहीद होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो है, ये आपको भी इल्म है कि ये अफवाज पाकिस्तान हमारे उसमें दस्तरस में, सूबाई दस्तरस में नहीं है। बॉर्डर की हिफाजत करना माफ़ कीजिएगा, ये सूबाई दस्तरस में नहीं है। इसी तरह अगर दरअंदाजी कोई करता है तो ये सूबाई दस्तरस में नहीं है। इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है आपका जितना भी है, MI है, ISI है, या जितने भी सूबाई एपिक्स कमेटी को हेड कौन करता है? सूबाई एपिक्स कमेटी उसको घास कौन डालता है? यार छोड़ो, NCC जब नेशनल आपने सिक्योरिटी कमेटी काउंसिल बना दी है, मरकज में जब आपने फौज को एक मुस्तकिल उनको एक काम सौंप दिया है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास बैठते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, वो तीनों सरबराहान अफवाज के जो है वहां बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में वो पॉलिसी बनती है, उसको अमलदारी करना भी उन्हीं का काम है। माफ कीजिएगा, सूबे में अंदर जो है आपकी पुलिसिंग है, आपका जो है एजुकेशन है, आपका जो है हेल्थ केयर है, आपके एग्रीकल्चर है, ये सेक्टर जो है सूबे का है। ये लॉ एंड ऑर्डर, आपके बॉर्डर की हिफाजत और इंटेलिजेंस गवर्नर, मैं आपको क्या, ये सारा आपका, आप गवर्नर रह चुके हैं, आपका फौज का है। आप गवर्नर रह चुके हैं, आप ज़ाहिर है आप इतने सीजन सियासत जाने। लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत सूबाई की, वो मरकज की मदद से करता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उनकी अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ पर तो जो आपके रेस्क्यू के लोग हैं उनको एहतजाज में शिरकत के ऊपर आप उनके ऊपर फूल फेंक रहे होते हैं, ये तो गवर्नेंस है वहाँ पर। अच्छा यार तलत, अगर उनको यहाँ दूसरे सूबे में जाते हैं गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये किस तरह से रियासत को चला रहे हैं? रियासत अवाम है खुदारा। आप अमेरिका का देखिएगा, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो है अबॉर्ट कर दिए, उन्होंने रोक दिए, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फौजदार ये कार्रवाई चल रही है, ये हमें रोकी जाती है। सरदार साहब, आपको पता है ना कि 6 के 6 सुप्रीम कोर्ट के 6 के 6 सुप्रीम कोर्ट के जज जो है डोनाल्ड ट्रंप के जज हैं, आपको पता है ना? अरे बाबा, तो आप सारे इन्होंने अपने लगा लिए, तो क्या आपका मतलब है कि कंट्रोल आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर आप एतराज ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे साथ लाइन पर आ गए हैं फोन के ऊपर। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, वो आ रही है। अच्छा, जरा ये उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जिक्र किया, मेरे ख्याल में ये नुकता बड़ा अहम है कि मैं देख रहा था कि लास्ट जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वो कब हुआ, वो PDM की हुकूमत में हुआ था। मैं जानना ही चाह रहा हूं कि एक तरफ से हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात का असर मईशत पे क्या पड़ता है, एक तरफ से हम देखते हैं कि उसका सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ता है, लोगों के एतमाद पर क्या असर पड़ता है, जानों का ज़िया है, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं होता। इसकी क्या वजह? देखिए, मैं बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो इजलास की बात है उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो सवाल आपने खौसा साहब से पूछे हैं, ये मैं आप पे हैरान हूँ कि आप इतने संजीदा सब्जेक्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से
क्या सवाल कर रहे हैं? और जो आपको जवाब मिले हैं उससे भी आपने देख लिया है कि उन्होंने जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर पाकिस्तान में आई है और ख़ासतौर पे केपी में, बलोचिस्तान में, उन्होंने बतौर हुकूमत केपी के अपने आप को बिल्कुल उसे लाताल्लुक कर लिया, जो कि बड़ी ही एक अजीब बात है। मेरे लिए अजीब नहीं है, लेकिन बहरहाल एक पार्टी के लिए बड़ी अजीब बात है। मेरे लिए अजीब इसलिए नहीं है, मैं जानता हूँ कि उनकी क्या कैपेसिटी है वहाँ के चीफ मिनिस्टर की, और मैं खोसा साहब को अर्ज करना चाहता हूँ बसात एहतराम कि चीफ मिनिस्टर खुद स्टेटमेंट दे चुका है कि मेरे सूबे की दहशतगर्दी का खात्मा मैं अपनी पुलिस के थ्रू करूंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस पर काम करूंगा। आज खोसा साहब कह रहे हैं नहीं, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं है, यानी पीटीआई की जिम्मेदारी ही नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो आपको इंटेलिजेंस की होती है, ये आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाती है। ये ठीक बात है कि उनके पास सर्वेलेंस है, बॉर्डर सिक्योरिटी वो करते हैं, सारी चीजें उनके पास हैं। लेकिन जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की असल सूरत हाल है वो आपकी मॉनिटर करनी होती है आपकी सूबाई हुकूमत ने। अच्छा, अब सूबाई हुकूमत का आप तमाशा देखें कि जो बंदे खुलासा फरमा रहे हैं जनाब के बंदे किस तरह मरकज को चला रहे हैं, और दलील ये दे रहे हैं कि दूसरे सूबे से बंदे आते हैं, दूसरे सूबे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई आपके दूसरे सूबे से बंदे यहाँ पे जो इस्लामाबाद शॉपिंग के लिए आते हैं, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद जो है वो पख्तूनों की रिहाइश पजीर है। किसी को कोई तकलीफ है? कभी तकलीफ होती है? तकलीफ उसको होती है जो इंतशार फैलाता है, पहले भी हुई है, आइंदा भी होगी, वो कोई भी हो। वो ये नहीं है कि कोई से आए या किसी और पंजाब से आएगा। लेकिन तारिक साहब गुजारिश सुन ले, लेकिन तारिक साहब वो सूबे की हुकूमत के बारे में आपके जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपनी जगह पर मौजूद हैं, हम उसको कंटेस्ट भी कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं। बुनियादी बात है कि दहशतगर्दी किसी सूबे का मसला नहीं है, ये एक कौमी दर्द सर है, और हम बार बार इसी लहर में से गुजरते हैं। हर 5 साल के बाद ये दोबारा सर उठाता है, और अब जो नंबर्स आ रहे हैं, जिस किस्म की शहादतें हैं, जनाजे उठा उठा के लोगों के कंधे जो हैं वो थकते जा रहे हैं। हौसला पस्त नहीं हुए लेकिन कंधे थकते जा रहे हैं, इतने जनाजे उठाए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या मरकज़ में इमरान खान की धुनाई के अलावा, पीटीआई की धुनाई के अलावा कोई स्पेस नहीं है डिबेट जनरेट करने की, या है? बिल्कुल स्पेस है, और जितनी एंगेजमेंट इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ है, इससे ज्यादा हो सकती है, होगी। अब मेरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मरकज में भी इस बात के ऊपर आ जाना चाहिए कि ठीक है, हमारे आपस में सियासी इख्तलाफात हैं और हर चीज के ऊपर लड़ाई होगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई नहीं है ना, हमसे लड़ें, पाकिस्तान से तो ना लड़ें। ये जो गोलाबारी कर रहे हैं लफ्जों की, इंतशार की, फसाद की, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, और जो मुल्क की सिक्योरिटी की बात है उसके ऊपर तो कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आए बैठे, ये भी अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। इनके खिलाफ अगर किसी SHO ने पर्चे दे दिए हैं तो ये मतलब नहीं है कि उसकी वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो गया है और सारे इदारे जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पीछे लग पड़े हैं। आपके लॉ एनफोर्सिंग के इदारे जिसका जो काम है वो अपना अपना काम कर रहा है। सरदार साहब, मुझे सरदार साहब के पास हमें उनके साथ, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, उन्हें सपोर्ट देनी चाहिए। जो उन्हें सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है वो हम दे रहे हैं, हम मजीद भी देंगे, लेकिन कम से कम ये तो आप ये कहें कि मुल्क की जो नजरियाती असास है उसके साथ तो खड़े हो। ठीक, सरदार साहब, अगर मैं आपसे, मैंने आपकी जमात का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उसका मैंने सारा कंटेंट देखा, मैंने आपके लीडर जो है इमरान खान, उनके अकाउंट से जो ट्वीट्स होते हैं उनका मैंने प्रोफाइल देखा, आपके जो की लीडरान हैं सलमान अकरम राजा हो या दूसरे हो, उनके मैंने एक्स के ऊपर जितने बयानात हैं वो देखे हैं। जो परसेंटेज मैं आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी, बराह रास्त कंसर्न दहशतगर्दी जैसे मामलात के ऊपर इज़ नॉट इवन 2%। बराह रास्त की मैं बात कर रहा हूं। दिस टेल्स यू कि आपकी जमात का फोकस ही नहीं है इसके ऊपर। हाँ, तलत बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब की जमात का एक ही फोकस है। जरा आप दहशतगर्दी के जो मुकदमात इन्होंने कायम किए हैं हमारे खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, मेरे खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात, यानी अंदाजा करें वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। यार कोई तारिक फजल चौधरी को बड़ा अच्छा पता है यार, कभी इस तरह से हुकूमत भी कभी देखी है, लूली लंगड़ी। ये जमहूरियत आप कहते हैं, मैं
मैं कहता हूँ तलत यार कोई इस जमहूरियत के लफ्ज़ को हटा दो, ये जो है इनका कोई इख्तियार नहीं है जिनको आपने डॉक्टर साहब को लाइन पर ले लिया है। अगर लेना था तो किसी उसको लेना था जिसके पास इख्तियार है। ज़रा रेशो निकाल लें हमारे खिलाफ। क्या दहशत गर्दी जो है सियासी कारकुनों के खिलाफ लगने हैं? हम अगर तकरीर करते हैं तो दहशत गर्दी, हम अगर जुलूस निकालते हैं तो दहशत गर्दी है, हम अगर जलसा करते हैं तो दहशत गर्दी है, हम अगर कोई बयानिया देते हैं तो दहशत गर्दी है। यानी दहशत गर्दी को मजाक बना के रख दिया है। और एक जज साहब ने मुझे अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा जी आप पहली दफ़ा है? मैंने कहा जी 50 साल की मुझे कानून की जो है खिदमत करते हुए हो गई है और अब मुझे यही सिला मिला है। अगर इनको इसको रियासत कहें या अवाम कहें, रियासत तो असल में अवाम है। और अगर रियासत को हमने इस तरह तज़हीक करके और जमहूर को हमने जो है नज़रअंदाज करके, और इनकी जमात जो कहती थी वोट को इज़्ज़त दो, अगर ये है वोट को इज़्ज़त देना कि वोट के इज़्ज़त की कोई धेले की हैसियत नहीं है, तो फिर मुझे बताओ कि आप कहते हो बात करो बात करो, और भाई फिर भी हम बात कर रहे हैं, फिर भी हम पार्लियामान में जाते हैं, फिर भी हम चाहते हैं लूली लंगड़ी जमहूरियत किसी डगर बैठे। लेकिन इनको तो इलाज के लिए भी 30 साल इक़्तिदार में रहे, इलाज के लिए बेटी जाती है तो वो भी बाहर जाती है। अगर खुद जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो वो भी उनको बाहर है। अगर किसी को जाना पड़ता है तो वो बाहर जाते हैं। ना इलाज यहाँ पाकिस्तान में इनके हॉस्पिटल मिलता है, ना इनको रिहाइश मिलती है, ना कारोबार यहाँ है, इनका तो सब कुछ बाहर है। अच्छा जरा डॉक्टर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, गो अहेड। देखिए खोसा साहब की आपने बातें सुनी हैं, जिस मैंने पहले आपसे कहा था कि आपने गलत बंदे को ले लिया है। पीटीआई की बात कर रहा हूँ, खोसा साहब की जात की नहीं कर रहा कि इनका संजीदा मौजूदात से क्या ताल्लुक है। आपने 3 दफा एक ही सवाल पूछा है इनसे कि टेररिज्म के हवाले से आपकी जमात और एक सूबे में आपकी हुकूमत है जहाँ इतनी ज्यादा दहशत गर्दी है, इक़दाम क्या है, सोच क्या है। वो फिर वही कि जो हमारे ऊपर पर्चे हो गए, वो इलाज के लिए बाहर चले गए, वो फलां हो गए। इनके पास इख्तियार नहीं है। खोसा साहब इख्तियार हमारे पास है और हम अपने इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे भी। अभी किया है, अभी मजीद करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुल्क को आगे चलाना है। आपकी अगर सोच हमारी हो जाए, आपकी सोच अगर हमारी हो जाए तो आपने तो मुल्क को खुदे लाइन लगा दी है। आपकी जमात के जो नजरियात हैं, अफकार हैं, करतूत हैं, उसने तो पाकिस्तान का पेड़ा गर्क कर दिया है। आप तो वफाक के खिलाफ जो है वो ट्वीटें करते हैं और बात करते हैं। रियासत के नुमाइंदे होते हैं, उनके ऑर्गन्स होते हैं, जिन स्टेट के इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, और अवाम पाकिस्तान है। आप जिस पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, जिस निज़ाम के खिलाफ बातें करते हैं, उससे अवाम मुतासर होते हैं। और मैं इससे पहले इमरान खान साहब जब 4 साल हुकूमत में रहे हैं, उसके दौर में भी खोसा साहब उस वक्त नहीं थे पीटीआई में, कैबिनेट के मेंबरान की प्रमोशन का जो मेरिट और क्राइटेरिया था वो ये था कि जो जितनी भी ज्यादा गालियां देता है वो उतना बड़ा वजीर बनेगा। पूछे मैं गलत कह रहा हूँ? तलत साहब आप बता दें, खोसा साहब से पूछें, ईमानदारी से बताएं। जो ज्यादा टीवी पे आके गालियां दे उसे शाबाश देते थे इमरान खान, यार वेल डन, ये तो मेरा टाइगर है, ये टाइग्रेस है मेरी। इस तरह मुल्क चलते हैं आपके निज़ाम के तहत, जो आप निज़ाम बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इदारों पे हमला करेंगे, GHQ पे हमले करेंगे, आप स्टेट के इदारों पे हमला करेंगे, तो फिर पर्चे तो होंगे, क्यों नहीं होंगे? आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, प्रोटेस्ट। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है। हर 2 दिन बाद आपके लोग आ जाते हैं, जनाब यहाँ पे यदि हम इस्लामाबाद में हमला कर रहे हैं, जलगार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अगर इस तरह मुल्क चलते हैं, ये वो सिस्टम है जो आप लाना चाहते हैं कि दूसरे सूबों के ऊपर, दूसरे शहरों के ऊपर, कैपिटल के ऊपर जनाब यलगार चढ़ाई। अच्छा, क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? तारिक साहब, आई एम वेरी सॉरी कि ये मामला उस तरफ चला गया और टाइम भी हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन हम ये उम्मीद ये करते हैं, प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि दोनों लीडरान बड़ी जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोकस हमारा मेन इश्यूज के ऊपर आना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि चूंकि इतना ज़्यादा खला है पाकिस्तान बहस का, तो ज़ाहिर बहस ड्रिफ्ट करती है सियासी मामला की तरफ। सियासी मामला चलाइए, लेकिन जिस तरीके से दहशतगर्दी की उठान है, अगर तमाम जमातों ने इसके ऊपर सर नहीं जोड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान ऑलरेडी हो रहा है। दोनों का शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करेंगे। आइए नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल देखते हैं। माइनस भारत हमें लगता है टूर्नामेंट होगा। हमारे पास सवेरा पाशा मौजूद हैं,
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर, फैजान लखानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू सवेरा, क्विकली बताइएगा कि वाकईतन आपको लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी? नखरों पर हम आते हैं, लेकिन फीकी पड़ जाएगी कि नहीं? तलत साहब देखें, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डेफिनेटली फीकी पड़ जाएगी। मैं अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज तक जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा होता है, आई बॉल्स मिलती हैं, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। उस मैच को जितने लोग देखते हैं, आई नो अ फ्यू ऑफ पीपल जो कि कोई मैच नहीं देखते, उनको किसी इवेंट के फाइनल से भी कोई लेना देना नहीं होता, पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर देखते हैं। तो हमारे पास आई बॉल्स भी कम होंगी, ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल डेंट बहुत बड़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस इवेंट को, मगर साथ ही साथ कभी ना कभी यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिस पे एक लाइन ड्रॉ की जाए कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट टाइम एशिया कप में ये हुआ, हमने खुद सजेस्ट किया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम ने सफर किया ट्रैवल करके, ट्रैवल फटीग हुई पाकिस्तान टीम को। श्रीलंका में आधा टूर्नामेंट हुआ जबकि पाकिस्तान होस्ट था, मगर हमने ऐसा लगता है कि शायद हमें फुट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, तो फैजान लाइन ड्रॉ हो गई है क्या हतमी तौर पर? देखें तला साहब, अभी जो इनिशियल डिस्कशन है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा वाजे इस वक्त मौक़िफ़ है और ये वाजे स्टैंड है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हमें भी उनके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम करना शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन तो ऑफकोर्स जो पहला एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा वो आईसीसी की उस ईमेल का जवाब होगा जो वीकेंड पर आईसीसी से मौसूल हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर तला साहब यह है कि उस ईमेल में जो कम्युनिकेट किया गया वो यह है कि वर्बली इंडिया ने हमें बताया, यानी इंडिया अब भी तहरीरी तौर पर यह बात खुल के कहने को तैयार नहीं हो रहा कि हाँ हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया एक बार खुल के कह तो दे कि भाई हाँ हम नहीं आ रहे, लिख के दे दे, लिख के वजूहात बता दे, फिर उसके बाद खुलकर सारी बातें आमने सामने हो। बट इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अगर इंडिया की अपनी वैल्यू है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की भी वैल्यू है। पाकिस्तान के बगैर भी इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से माइनस कर दे, आईसीसी से माइनस कर दे, तो ब्रॉडकास्ट वैल्यू को कम होना ही है। पाकिस्तान का बगैर भी गुजारा नहीं है और इसका नुकसान पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ दीगर मुल्कों को भी होगा जो ये ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज से जो शेयर हासिल करते, तो सबको ये क्रिकेट का नुकसान होगा। यहां पे अगर इंडिया ने अपनी ये अपने रवैये में लचक नहीं दिखाई और बार बार जो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है उससे उसको क्रिकेट पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो यहां पर बेहतरीन मौक़िफ़ और एक ऐसा मौक़िफ़ पाकिस्तान की तरफ से आया जिसपे आई थिंक हर किसी ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया कि हाँ अगर इंडिया नहीं खेलता पाकिस्तान से तो हमें भी ये फर्म स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, वैसे भी जो इनकी टीम की हालत है तो वो ना ही खेलें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है। वैसे ही मैं एक जुमला कह रहा हूँ। सवेरा ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा कि ये आईसीसी के रूल्स के मुताबिक कोई पेनल्टीज तो नहीं है अगर टीम किसी मुल्क की टीम जो है वो किसी भी वजह से कहे कि जी हम नहीं खेल पाते, कोई पेनल्टीज तो नहीं है, लेकिन इसमें तो वाज़ेह अंदाज से वो सफारती और खारजी और दिफाई अमूर को बुनियाद बनाते हुए कहे बगैर लिखे बगैर वो इनकार कर रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई पेनल्टी तो होनी चाहिए कि नहीं? तल साहब देखें, जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक एफटीपी साइन होती है कि ये इवेंट्स आईसीसी के आएंगे और ये सारी जो मेंबर बोर्ड्स हैं ये इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे, वो पूरा डॉक्यूमेंट फिर ब्रॉडकास्टर को दिया जाता है, जिसके ऊपर ब्रॉडकास्टर जो है वो अपनी बिड करके और पैसे लगाती है कि हाँ जी हम इतने पैसे आईसीसी को देंगे ये सारे इवेंट्स, ये पूरा जो बुके ऑफ इवेंट्स है इसको कवर करने के लिए। उसके अंदर सारी मेंबर बोर्ड्स की रजामंदी शामिल होती है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं। बट एक चीज जो इस एमओयू में है वो एक छोटा सा एक क्लॉज जो कि एमओयू में होता है जो इंडिया और पाकिस्तान को इस चीज से आजाद करता है कि गवर्नमेंट परमिशन देगी तो टीम ट्रैवल करेगी। ये क्लॉज मौजूद है आईसीसी के एमओयू में, जिसका फायदा जो है वो इस वक्त आपको बीसीसीआई उठाता हुआ दिखेगा, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट
फाइनल डिसीजन लेती है वेदर टीम ट्रैवल करेगी कि नहीं करेगी। एंड सेम गोज फॉर पाकिस्तान। जब पीसीबी ने 2023 में ट्रैवल करना था तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने कोई तकरीबन 2 महीने पहले इजाजत दे दी थी। हमने हर दफा ये सोच के हाथ बढ़ाया आगे कि अब अगला इवेंट जब होगा तो वो हमारे पास भी आएंगे। बट अगेन अगर इस तरह की चीजें आगे आ रही हैं तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, आईसीसी बेयर करे वो सारा जो नुकसान होता है आईसीसी इवेंट्स में, क्योंकि पूरा स्केड्यूल नहीं अनाउंस होता। सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच किस दिन होगा वो अनाउंस हो जाता है, उसके बाद आपका स्केड्यूल आता है किसी भी इवेंट। अच्छा, आपने बड़ा जबरदस्त नाउ इट इज हाई टाइम। अच्छा, आपने ये नुक्ता अच्छा रेज किया और मेरे ख्याल में फैजान आप भी इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि उस वक्त भी बहस हो रही थी कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान जाके खेलना चाहिए या नहीं, और उस वक्त ज़ाहिर हुकूमत वक्त ने पॉलिसी के मुताबिक फ़ैसला किया और वहाँ पर गए। लेकिन फिर आपने देखा कि सहाफ़ियों को, आप जैसे लोगों को कितनी मुश्किल हुई, वीज़ा नहीं मिल रहा था, वीज़ा दिया ही नहीं, दुनिया भर से आपने सहाफ़ी बुला लिए और पाकिस्तानी को खज्जल किया। बावजूद इसके कि हमने काफ़ी एक बड़ा स्टेप लिया था, लेकिन इस मरतबा तसव्वुर ये किया जा रहा था कि शायद इंडिया रेसिप्रोकेट करे। वो क्यों नहीं खेलना चाहते? सिर्फ खारजी अमूर तो नहीं हो सकते, और भी कोई वजूहात हैं क्या? देखें, ये ना खेलने की जो बात इंडिया करता है ना, और ये सिर्फ क्रिकेट में ही करता है, क्योंकि क्रिकेट में जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल बॉडी है ना वो काउंसिल ऑफ मेंबर्स है। फुटबॉल में इंडिया नहीं कर सकता, ओलंपिक्स में इंडिया ये नहीं काम करता कि पाकिस्तान के साथ ना खेले या पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा देने से इनकार कर दे। स्नूकर वालों को वो तंग करेगा, नेटबॉल वालों को वो तंग करेगा, क्रिकेट में वो अपनी जारादारी दिखाएगा, क्योंकि ये ओलंपिक्स में, अब देखिए ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल होना, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां मौक़िफ़ उठा सकता है कि अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करना है तो फिर ओलंपिक्स का जो चार्टर है जो ये कहता है कि हुकूमती मुदाखलत, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स के डिसीजन में नहीं होनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया तो फिर आपका गेम ओलंपिक के चार्टर से हट जाता है। तो अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में आना है तो यहां पे इस चीज को बावर कराना बहुत जरूरी है कि इंडिया समेत कोई भी बोर्ड हो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहां पे ना लाए। और ये बात जो सवेरा अभी कर रही थी कि ये बात जरूर मौजूद है कि गवर्नमेंट परमिशन से कंडीशनल होती है टीम की पार्टिसिपेशन, लेकिन माजी के वाकयात यहां मौजूद है। 96 में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका ने जाने से मना किया श्रीलंका, बट उनके पॉइंट्स फॉरफिट हुए। 2003 में जिम्बाब्वे की टीम, जिम्बाब्वे और कीनिया होस्ट है साउथ अफ्रीका के साथ, न्यूजीलैंड ने कीनिया जाने से इनकार किया, इंग्लैंड ने पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया, उनके पॉइंट्स फॉरफिट हुए थे, उनके वेन्यू तब्दील नहीं किए थे। जब माजी में आईसीसी की ये मिसालें मौजूद हैं कि अपने इवेंट्स में उन्होंने इनकार करने वाली टीमों के पॉइंट्स फॉरफिट किए, तो इस बार भी वही चीज यहां पे अप्लाई होनी चाहिए। आईसीसी को अपना फुट डाउन करना पड़ेगा यहां पे कि भाई आईसीसी इवेंट है, इसको आप दो मुल्कों की पॉलिटिक्स से आजाद करें, और अगर ग्लोबल बॉडी और क्रिकेट को आपने फैलाना है, प्रमोट करना है, क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना है, ओलंपिक्स में लेके आना है, तो इस तरह के रवैयों के साथ आपको जरा बेहतरी लानी पड़ेगी। वरना ऐसे रवैये होंगे कि एक मुल्क अपनी पॉलिटिक्स लेके आता है और वो कहता है कि हम नहीं खेलेंगे, तो फिर ओलंपिक्स चार्टर का हिस्सा नहीं बन सकता क्रिकेट। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाहिद खान से बात कर रहे होंगे। सियासत और जमहूरियत सियासतदानों से चलती है। पाकिस्तान के अंदर अच्छी क़यादत का फुकदान रहा है। जिन लोगों की बातचीत पर आप अच्छी बहस कर सकें, आपको उनसे इख्तलाफ भी हो सकता है, आप उनको इंडोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बहस कर सकते हैं। तो जाहिद खान साहब जो ANP के साबिक तर्जुमान हैं, ऐसे सियासतदानों में से एक हैं, तवीलुल मुद्दत सियासी कैरियर है इनका, लेकिन अब उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर लिया। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दलील भाई। ये आपने नून लीग क्यों ज्वाइन कर ली? मैं ये नहीं कह रहा कि ये पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली, लेकिन जाहिर है अवामी नेशनल पार्टी को छोड़ना, उसके मुहर्रकात का भी कुछ मुझे इल्म है। नून लीग क्यों, PTI क्यों नहीं मसलन? देखिए तलत भाई, चूंकि आपको सारा इल्म है, मैं क्या उसमें डिटेल में जाऊंगा। अप्रैल से मैंने लाताल्लुकी इख्तियार की थी सियासत से, और आपको पता है कि मैं सियासत करना भी छोड़ गया था। लेकिन चूंकि फिर मैंने यही भी कहा था कि मैं अपने हल्का का, और तकरीबन ये अप्रैल से लेकर अभी आप नवंबर का महीना जा रहा है, तो इतने तक मैंने वेट किया और मैंने कहा कि छोड़ दो, बस नहीं करता हूँ सियासत। लेकिन
कुछ लोगों ने मुझे मजबूर किया, आप जैसे भाइयों ने, कि भाई अगर आप भी नहीं करेंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। मुझे एक बात मैं साफ कर लेता हूं कि इस वक्त में जो नजरियाती सियासत से जिससे हमारे वाबस्तगी थी, जिस पे आपने बात की है, वो पाकिस्तान में 2-3 पार्टियां होती थी जिसके पास एक नजरियात थी, बाकी तो सारी इक़्तिदार की पार्टियां आती और जाती थी। आपको याद होगा एक जमात इस्लामी थी जिसका हमारे उनके स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहे, फिर बाद में भी बहुत सारा हालात रहा अफगानिस्तान की सूरत हाल पे। उसके बाद हमारी इनफी थी तो उसका भी एक नजरियात था। पीपल पार्टी की नजरियात भी भट्टू साहब के वक्त तक एक नजरियात तो चल रहा था, लेकिन इस वक्त फुकदान है, सियासतदानों का भी फुकदान है और सियासी पार्टियों में नजरियात का तो बिल्कुल खात्मा हो चुका है। कोई भी इस वक्त कोई भी पार्टी अगर कह दे, चाहे वो पीटीआई हो चाहे कोई हो, वो कह दे कि हम एक नजरियात की सियासत कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो चूंकि इस वक्त सूरत हाल यही थी कि मुझे अपने हल्के के लोगों ने कहा कि जी सियासत आप तो छोड़ चुके हैं, लेकिन आप हमारे बेरहम करें और हमारे लिए हमें सपोर्ट करें, हम जा रहे हैं। तो मेरे खानदान मेरे भाई जा रहे थे, तो चूंकि जाहिर है कि 40 साल मेरे वाबस्तगी रही और 40 साल में ये लोग मुझे फॉलो करते रहे। 34 साल मैंने इंफॉर्मेशन सिटी की जो तारीख है मेरे ख्याल में दुनिया में कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 34 ईयर स्पोक्समैन नहीं रहा हूँ, मैं रहा हूँ। मुझे उन्हें इज्जत की, मैं बादशाह खान बाबा के, वली खान बाबा के, एवंस पंजाब खान की आज भी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, उन्हें मुझे इज्जत दी थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत दिगरगून है, पूरा मुल्क का भी दिगरगून है और सारी पार्टीज ऐसी। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, अमूमन हमने देखा है कि जो सीनियर सियासतदान होते हैं, जब जवासाल क़यादत सामने आती है तो वो उस जवासाल क़यादत से नाला हो जाते हैं। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये मामला देखा, आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद जब जवासाल क़यादत सामने आई तो उस वक्त के जो अंकल्स थे उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। वो उन्होंने कहा जी कि हमने काम नहीं करना। हत्ता कि नून लीग के अंदर भी पंजाब से मुंसलिक जो सियासतदान है जो चंद एक छोड़ के गए हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम नवाज शरीफ के साथ तो काम कर सकते हैं, हम नवाज शरीफ की दुख्तर के साथ या जूनियर लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। तो आपकी जमात में जो नई क़यादत आई है, आप उससे फिर ज़ाहिर सीनियर हैं, आपने उनके साथ काम क्या करना था, ये वजह हुई? ये एक तो सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि मैं उसके साथ कैसे चलता। लेकिन सबसे बात यही है कि ये जो आपने इब्तिदा में बात की, जो नई क़यादत जिस पार्टी में आई उसने कोशिश की कि जो उनके वालिदैन के साथ या उनके बाप के साथ या उनके दादा के साथ जो लोग चले थे उनको साइडलाइन करना शुरू किया। और इसलिए क्या शायद उनको कोई खतरात हो या मुझे नहीं पता कि वो अपने नए लोग साथ लेके चलना चाहते थे या क्या था, तो ये सूरत हाल इधर भी थी। तो इसलिए फिर मैं तो बिल्कुल इससे फेडअप हो गया कि चूंकि हमने तो बहुत खिदमत की थी और हमारा सोच था। और आज भी हम देखें, आज अगर मैं नून में हमारे लोग गए और मैं उसके साथ गया हूँ तो मैं एक नीयत पे गया हूँ कि जब मेरे से शहबाज शरीफ ने बात की तो मैंने कहा कि मैं साहब मुझे तो कोई चीज़ नहीं चाहिए। और आपको इल्म है कि मैंने इस इस्लामाबाद में 34 साल आप लोगों के साथ गुजारा है और इंशाल्लाह मैं कि असली बिरादरी तो आप मेरी आप है, क्योंकि मैं खुद इंफॉर्मेशन सीखते रहा हूँ। तो जितने भी सीनियर है या जूनियर जर्नलिस्ट है, अरे को मैं नाम से जानता हूँ, मुझे जानते हैं। तो मैंने कोशिश की और मैंने कभी भी कोई ऐसे तफरीक नहीं की कि कौन किस नजरियात का बंदा है जो जर्नलिस्ट है। नहीं, आपका बर्ताव बहुत अच्छा है और हम आपकी दिल से इज्जत करते हैं। हम आपसे इस वजह से भी इज्जत करते हैं कि तमाम तर इख्तलाफी मामलात के ऊपर भी कभी अब आपके साथ जब भी बात हुई है, गहरा इख्तलाफ रखने के बावजूद कभी हमें एहसास नहीं हुआ कि तहजीब के दायरे से हम और आप आगे गए हों। बिल्कुल आखिर में बताइएगा, आपने कहा कि नजरियाती सियासत, तो कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो नून है वो नजरिए के नहीं, वो नवाज का है? तो आपके ये तो नहीं समझे कि पाकिस्तान PMLN का एन जो नजरिया नहीं है? इस वक्त सियासतदानों में एक ही ये नजर आते कि शायद ये नवाज शरीफ है, अगर इस मुल्क को इस बौर से निकाले, इस जो सूरत हाल है। बाकी नजरियात तो किसने, मैं तो उनको भी नजरियात ही नहीं समझ रहा हूँ, वहाँ पे कोई नजरियात नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मैं जहाँ भी बैठा होऊंगा वही जो अपने सोच और फिक्र के मुताबिक चलूंगा। मैं अगर एक बार काम गलत कोई करता है मैं उसके ऊपर तनकीद भी करूंगा, चाहे मेरे पार्टी हो। और मैंने पहले भी ऐसे किया है, आपको मालूम है कि मैंने पहले भी ऐसे किया है। और तमाम जमातों को आप जैसे सियासतदानों की जरूरत है जो खुल के बोलें अपनी जमात के अंदर की इस्लाह और तस्हीह करें। चलिए देखते हैं आपका सफर जो है नून लीग के साथ कैसा गुजरता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।